हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के प्लेटफॉर्म सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इस तीसरे नंबर सेट में यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को आप लोग को सॉल्व करके आसान तरीके से समझाएंगे। फिर इस सेट नंबर 3 पे आधारित सेकेंड वीडियो जारी किया जाएगा। इस सेकेंड वीडियो में करंट अफेयर्स, जीके और जीएस के जितने भी प्रश्न होंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक सेट का 2 वीडियो बनेगा। पहले वीडियो में आपको मैथ और रीजनिंग और साथ ही साथ दूसरे वीडियो में जीके, जीएस और करंट के प्रश्न जो होंगे उसको सम्मिलित किया गया है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करेंगे मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों से। उससे पहले उन सभी लोगों को जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी किसी भी सेट से या किसी भी तरीके की वैकेंसी की भी जानकारी हो तो वह यहाँ पे अपलोड किया जाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स लेवल से आपको जानकारी मिलेंगी सबसे ईजी तरीके से। कंप्लीट से सेट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपका मैथ और रीजनिंग से संबंधित होगा। प्रश्न संख्या यहाँ 17 है, जो कि आपका रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है कि वाणी पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग शो करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। चूँकि आपको समझाना है तो एकदम इजी तरीके से और आराम से आपको समझाते हैं। तो वाणी पूर्व दिशा की ओर मुँह खड़ी है, यानी कि वाणी इस दिशा की ओर, पूरब इधर है, मुँह किए हुए खड़ी है। अब वह क्या करती है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। तो दक्षिण इधर साइड में है तो यहाँ से इधर की तरफ घूमेगी, है ना। तो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री है एंगल बना, तो यह कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे आ गई, तो दक्षिणावर्त यहाँ पे घूम गई। अब क्या हो रहा है कि फिर 135 डिग्री वामावर्त, पुनः वामावर्त 135 डिग्री घूमती है। अब बाएं, तो बाएं यहाँ से यहाँ आपका कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है। और यह भी यहाँ से यहाँ पूरा अगर कंप्लीट होता है तो 90 होता है, और यहाँ हाफ हो जाएगा तो कितना होगा, 45। अब बताइए 90 प्लस 45 आपका 135 डिग्री होता है। तो यह यहाँ से 135 डिग्री वामावर्त घूम रही है, तो कहाँ जाएगी, 90 यहाँ आ गया और 90 से फिर यहाँ पे आ गया, है ना। यहाँ पे ही आएगी 135 डिग्री पर। ठीक है, 135 डिग्री पर। अब क्या कह रहा है कि पुनः 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिण इधर है तो फिर रिवर्स 35 डिग्री आएगी, है ना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ आएगा तो फिर अपने जगह पर यहाँ पे आ गया, इस जगह पे। तो क्या कह रहा है कि अब इसका मुंह किस दिशा में है। अब जब यहाँ पे वापस यह आ जाएगी तो इसका मुख जो है किस दिशा में होगी, पूरब दिशा की ओर। तो आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूरब दिशा की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, जो कि आपका रीजनिंग से ही संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, फिर ए प्लस ए सी है, डी ए डी है, एफ ई ई है, जे ए सी के है। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, तो ए 1 होता है, ए की बात करें 1, सी का बात करें तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर उसके बाद डी 4, ए का नंबर 1 होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर डी का क्रम चौथा है। अब देखिए यहाँ 1 हो गया, 3 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो 4 हो जाता है, 4 1 5 और 4 9 हो जाता है। तो सब स्क्वायर फॉर्म आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 हो गया। अब चौथा नंबर आपका एफ डबल ई, एफ छठा है, ई पाँचवा है और फिर यहाँ पे ई पाँचवा है। इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 5 5 10 6 16 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर यह 4 का स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर फॉर्म में यह आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो यह आपका 6 का स्क्वायर हो, यानी कि 36 आना चाहिए। अब ऐसा राइट को अगर जोड़ेंगे तो राइट कितना होता है, आर 18, आई 9, डी 4 और ई 5। ठीक है, तो 5 4 9 9 18, 2 20 6, 26 के 6, कैरी 2, 2 और 1 3, 36 हो जाता है। तो यह ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। 19 में क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वर्णमाला श्रृंखला में बाएं ओर से 9वें अक्षर के दाएं ओर 10वें स्थान पर आएगा। तो अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से, ठीक है, बाएं ओर से कौन सा वर्णमाला बाएं ओर से 9वां, ठीक है, 9वें के अक्षर के फिर दाएं फिर आगे जाएगा 10वां, तो 19वें नंबर पर आएगा। तो 19वें नंबर पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 है आता है और न ही उनके बाद 9 आता है, यानी 4 के पहले 6 नहीं है और 9 भी नहीं है। अब देखिए 4 के पहले 6 नहीं है और 9 भी नहीं है बाद में, 4 के पहले 6 है 9 है, तो यह तो आपका नहीं होगा। फिर 4 के पहले 9 नहीं है, 6 नहीं है और फिर बाद में 9 नहीं है, तो यह आपका सही हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 4 के पहले 6 नहीं होना चाहिए, 6 तो है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ भी क्या है, 4 के पहले 6 बाद में 9, तो आपका कुल मिला के ऐसा कितना है क्रम, 2 बार आया है ना। यहाँ पे 4 के पहले, ठीक है, 9 है, 6 नहीं है और 4 के बाद 9 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा आपका 2 आ गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, यानी कि एक अलग है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। अब देखिए इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, अब देखिए यहाँ सी है, सी के बाद पीछे आ जाइएगा तो यह क्या हो रहा है, डी हो रहा है। एफ के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, जी हो रहा है। पी के बाद क्यू हो रहा है जस्ट पीछे। तो फिर यहाँ पे जेड के बाद क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए ना, जेड तो अंतिम है, उसके बाद फिर रिपीट होगा तो ए आएगा। यहाँ पे भी है, तो यह आपका संगत में नहीं है, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब देखिए यहाँ पे साथियों अगर बात करें 5 के बाद 35 है, तो मान लेते हैं ऐसा समझाने के लिए आपको, 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है। तो 19 सत्ते कितना होना चाहिए, 133, जो कि आपका ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हो रहा है, तो यह ट्रिक यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम ऐसा मानेंगे 5 से 35 आने के लिए क्या हुआ होगा, 35 आने के लिए 30 ऐड हुआ होगा, तो 19 में 30 ऐड करेंगे तो 49 होगा, तो यह भी पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो अब एक ही हमें समझ में आ रहा है कि 5 से 7 में मल्टीप्लाई करने के बाद 35 आया है, तो 7 के बाद अगला, यानी कि 5 का अगला क्रम क्या है, अगर बात करें तो 5 के बाद छठा है और उसके बाद 7वां आता है। तो यह 5 के बाद जो 7 से मल्टीप्लाई किया गया है यह अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से अगर 19 की अगर बात करें तो 20 भाज्य है, 21 भाज्य है, 23 आपका भाज्य नहीं है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो 19 में अगर 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 19 दूना 38, 380 और 19 तिया 57, ठीक है, 57। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7, 8, 5, 13 और 3, 1, 4, 437, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 आकृतियों में से तीन जो है एक तरीके से एक जैसा है, समान है, किसी न किसी तरीके से संबंध है, और एक आपका क्या है, असंगत है। अब देखिए यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन मिला के इसको बनाया गया है। अगर इसको देखिए तो इसको ड्रॉ किया गया है 1, 2, 3 और 4 लाइन को, ठीक है। इसको भी 1, 2, 3 लाइन मिला के इसको ड्रॉ किया गया है। फिर इसको एन को 1, 2 और 3, तो कुल मिला के अगर देखेंगे जो कि ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 4 लाइन की ज़रूरत पड़ी है इसको ड्रॉ करने के लिए, तो 2 हमारा असंगत है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में दिया हुआ है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है रीजनिंग का फिगर से संबंधित प्रश्न में क्या दे रहा है कि इसको क्या करना है, मोड़ दिया गया है, मोड़ने के बाद क्या कर दिया गया, उसको कट किया गया है, और फिर जब खोलेगा तो खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब देखिए इसको यहाँ से खोलेगा तो एक भाग में दूसरा खोलेगा तो यह ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, अगर इसी को पूरा ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का बनेगा। पहले तो गोल बनेगा एक वाले में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह अगर खुलेगा ऐसा है तो ऊपर वाले में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यह खुलता है तो पूरा इधर हो जाएगा। फिर नीचे में भी आपका इस टाइप का बनेगा, है ना, इस टाइप का। तो इस टाइप का अगर बनेगा तो यह कहाँ है, यहाँ भी है ऊपर भी है, 2 तो हमें सही दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस तरीके से हल्का सा इस साइड से खुला हुआ, इस साइड से हल्का सा खुला हुआ,
है ना, यहाँ जाएगा तो फिर यहाँ भी इस टाइप से खुला हुआ आएगा, जो कि हमारा बी में नहीं है। आपका यहाँ पे स्क्वायर कहीं भी ऊपर फॉर्म में नहीं जा रहा है ना, कहीं भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे बंद दिखाई दे रहा है, बंद कहीं भी नहीं होगा। तो इस तरीके से डी और सी आपका गलत हो जाएगा, है ना, और यह आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप का ऊपर भी खुलेगा, यह ऊपर पलट के आगे जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा खुला हुआ इस टाइप का ऊपर भी होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इंडोर्स को 2, 13, 23, 4, 9, 8 और 2 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में हार्मोनी को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई का क्रम क्या होता है, 5 होता है। फॉलो करना है कि भाई क्या कह रहा है। तो ई 5 होता है, तो इसका रिवर्स करेंगे, 27 में से 5 को अगर घटाएंगे, रिवर्स करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो यह आपका क्या हो जा रहा है, 27 में से अगर ई कम क्या है 5 है, और 5 की अगर बात करें तो 27 में से अगर 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब अगला क्या है, क्योंकि यहाँ पे कहीं 22 नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आगे देखते हैं। एन क्या है आपका 14वां क्रम पर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 14वां क्रम होता है, और टोटल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 26 होते हैं, लेकिन चूंकि दोबारा काउंट होता है इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बार कम काउंट होता है इसलिए एक बढ़ा दिया जाता है। तो 27 में से क्या करेंगे, 14 को घटाएंगे, तो 7 में से 4 गया 1, 2 में से गया 1, 13, यानी कि एम होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 13 दिखा रहा है, तो यह एक तो समझ में आ रहा है। फिर आगे क्या है, डी की अगर बात करें तो डी का चौथा क्रम होता है, 27 में से 4 जाएगा 13। तो साथियों यहाँ तक तो फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहा है। अब फिर आपका क्या आ रहा है, डी के बाद ओ, डी के बाद की अगर बात करें ई एन डी, उसके बाद फिर आपका क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहाँ ओ का 4 है, ठीक है। इसके बाद आर का क्या होता है, 18वां क्रम होता है, तो 27 में से फिर 18 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ आपका 9 आएगा। तो साथियों एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि जो कॉन्सोनेंट है उसको क्या कर रहा है, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है, ठीक है, और जो वॉवेल है उसको एज इट इज़ वैसा ही छोड़ दिया जा रहा है। अब इस ट्रेंड के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे, हार्मोनी का क्या होगा, एच का होता है 8, और 27 में से 8 जाता है, ठीक है ना, तो आपका कितना हो जाता है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 है, तो 27 में से 8 जाएगा, तो 17 में से 8 या 9, और यह आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 वाला कौन सा हो जाएगा, डी गलत होगा, बी ए और सी में सही है। फिर इसके बाद ए का नंबर आता है, तो ए को देखिए, ए की अगर बात करेंगे तो ए को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो वॉवेल है, ए को छोड़ते हैं तो ए का 1 होता है। अब 19 के बाद 1 है, जो कि आपका ए में गलत है, सी और बी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इसके बाद अगला नंबर आता है आर का, तो आर का मैंने बताया है कि अभी क्या होता है, आर 18 होता है, ठीक है। तो 18 अगर मान लीजिए आर 18 है, तो उसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा। तो 9 कहाँ पे है, दोनों में है। फिर उसके बाद एम का नंबर आता है, एम 13 होता है, 27 में 13 घटाएंगे 14 होगा, तो फिर यहाँ भी 14 है और यहाँ पे 13 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही बनेगा, सी गलत हो जाएगा। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, और कौन सा है वो समूह में से संबंधित नहीं है। अब देखिए, सेंटीमीटर लेंथ नाप रहा है, मिलीमीटर मीटर है तो लेंथ का मेजरमेंट है, डेसीमीटर भी, वो भी उससे भी लंबाई ज्ञात की जाती है, किलोग्राम है वह मास के लिए यूज किया जाता है, यानी कि वेट के लिए, वजन के लिए। तो हमारा डी जो है असंगत है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर आंसर करना है। अब देखिए, इस सब का @ का कोड क्या है कि ए बी की माँ है, यानी कि ए बी की माँ है, @ माँ को प्रेजेंट कर रहा है, ए हैज़ का मतलब है ए बी का पिता है, इस तरीके से स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो कह क्या रहा है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर समीकरण W @ x % y और y हैज़ z के अनुसार x की पत्नी का z से क्या संबंध है। अब देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस कोड को हम तोड़ते हैं। W @ x
तो एट द रेट वाले में क्या करा, ए बी की माँ है, यानी कि डब्लू एक्स की माँ हो जाएगी, इसका मतलब है ना। ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए पहला वाला बी की माँ है, तो डब्लू माँ हो जाएगी एक्स की। अब देखिए इसको ड्रॉ करते हैं, डब्लू क्या हो जा रही है, माँ हो जा रही है, किसकी, एक्स की, ठीक है, डब्लू एक्स की माँ है। उसके बाद क्या कर रहा है, एक्स परसेंटेज वाई का मतलब, अब देखिए परसेंटेज यहाँ है परसेंटेज, तो ए बी का भाई है, यानी कि एक्स जो है वाई का भाई है, एक्स भाई है किसका, वाई का, यहाँ भी ड्रॉ हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है, वाई हैज़ जेड, यहाँ वाला है ना, वाई हैज़ जेड, तो हैज़ वाले में क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि वाई पिता है किसका, जेड का, ठीक है, वाई पिता है, पिता किसका है, जेड का, जेड का पिता है। अब क्या करा है, एक्स की पत्नी का जेड से क्या संबंध है, अब एक्स कहाँ है, यहाँ है, और ये तो भाई है, ये तो इसका भाई है ना, तो पूछ रहा है कि एक्स की जो पत्नी होगी, यानी यहाँ पे है, मान लेते हैं कोई पत्नी है, तो एक्स की पत्नी का जेड से क्या संबंध होगा, तो यह तो जेड जो है उसका पिता वाई है, तो एक्स क्या है, अंकल है, और यह क्या है, आंटी हो जाएगी ना। अब क्या कह रहा है कि एक्स की पत्नी का जेड से, तो इसका इसका क्या संबंध है, आंटी है, चाची है, ठीक है, चाची या मामी स्लैश है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चाची या मामी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 26 है, 8 है, 36 है। अब इसको देखेंगे तो 26 में से 8 को घटाएगा, तो 26 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो क्या आता है, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 18 आएगा, और 18 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 36 आ रहा है। तो ऐसा ट्रेंड कौन फॉलो कर रहा है, कौन सा, तो 24 में से अगर साथियों 2 को, ठीक है, 24 की अगर बात करें तो उसमें से 2 को हटाएंगे तो 22 होगा, और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 नहीं आएगा, तो यह फॉलो नहीं करेगा। फिर यहाँ पे 22 में से क्या करना है, 15 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 22 में से 15 घटाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो 41 नहीं होगा, तो यह गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, 33 में से 6 को घटाना है, तो यहाँ पे 33 में से अगर 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसको अगर माइनस करेंगे साथियों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और 27 गुने 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54 हो जाएगा, है ना, 27 गुने 2 करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति इसमें नहीं है, मतलब उसको रिवर्स इधर उधर नहीं किया जाएगा। अब देखिए इस टाइप का फिगर कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये ऐसे ऐसे होना चाहिए और यह ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे होना चाहिए, बाद में इसमें कुछ सट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इस टाइप का अगर फिगर को देखेंगे तो यहाँ घुमाने की अनुमति नहीं है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको तो हम ऐसे ही कट करेंगे, यहाँ घुमा हुआ है ना, तो घुमाने की अनुमति नहीं दिया हुआ है, तो यह आपका कट हो गया। अब इस वाले में देखिए ऊपर की तरफ मुंह ऐसे खुला हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, तो यह आपका बी भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो कहीं दिखाई दे रहा है इस टाइप का फिगर, नहीं, ऐसा वाला तो यहाँ दिख रहा है ना, लेकिन फिर ऊपर जाके यहाँ पे क्या कर रहा है, मुंह सट रहा है हल्का, पास में हल्का इतना आ रहा है, जबकि यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अब लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सी को। अब देखिए यह जो है यहाँ पे इस पर गौर कीजिएगा, यहाँ पे इस टाइप का दिख रहा है ना, यह ऐसे दिख रहा है, यहाँ वाला यहाँ दिख रहा है ना यहाँ पे, और फिर ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो यह यहाँ पे खुला हुआ होगा, और इसके ऊपर से यह चला गया, तब यहाँ पे क्या हो गया, सट गया है, मुंह बंद हो गया है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियाँ प्रदर्शित की गई है, 3 वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए 3 की अगर बात करें तो इसके विपरीत में 4 2 तो नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 की अगर बात करें तो उसके विपरीत में 4 और 2 तो नहीं होगा, चूँकि लेफ्ट और राइट साइड में यानी कि नीचे साइड में, जस्ट इसके नीचे तली में नहीं है, तो 4 यहाँ पे है, यह नहीं होगा। फिर 3 वाले में ना ही 1 होगा और ना ही 6 होगा, चूँकि क्या कह रहा है,
3 वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग यानी कि जस्ट इसके नीचे है ना, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ 1 और 6 भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए x 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 16, 28, 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होता है, तो संख्या x के सभी अंकों का योग क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि 16, ठीक है, 16, 28, 40 और 48 इसका हमें एलसीएम लेना होता है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं, आपको खुद निकालने आता होगा, बहुत बड़ा बात नहीं है, तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1680। अब यहाँ पे प्रश्न में अगर गौर करेंगे तो क्या कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो यह तो छोटी संख्या है, इससे छोटी तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको आप 16, 28, 40 और 48 से अगर डिविजिबल करेंगे तो प्रत्येक दशा में, इसमें अगर 11 को जोड़ भी देना होगा, ठीक है ना, तो प्रत्येक दशा में 11 शेष बचेगा, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है कि साथियों यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो 1680 है, यह एक नंबर हमें प्राप्त हुआ इसका एलसीएम, जो कि 16, 28, 40 और 48 सबसे डिविजिबल होगा। और डिविजिबल होने के बाद क्या करना है, कंप्लीट 11 बचना चाहिए, तो 11 तो अभी तो चूँकि सबसे कट जाएगा तो बचेगा नहीं, तो हम 11 ऐड कर देंगे, तब क्या होगा हर एक दशा में 11 बैलेंस बचेगा यानी कि शेषफल बचेगा। तो बड़ी से बड़ी निकालना है, तो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 9999। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो साथियों यह आपका 5 बार में अगर इसको डिवाइड करेंगे, 5 बार में अगर लगाएंगे तो यह 8400 आएगा, है ना, 8400 आएगा। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपका क्या आ रहा है 1599, ठीक है, 1599 आ रहा है, यानी कि 5 बार में यह कट रहा है, 1599 बच रहा है। तो बड़ा से बड़ा संख्या आपका क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी आपका संख्या हो जाएगा 9999 में से यह जो 1599 जो है वो आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, और यह हमारा 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 0, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 1 गया साथियों 8 हो जाएगा। तो 8400 जो है हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा से बड़ा वह संख्या हो जाएगा जो कि 16, 28, 40 और 48 से डिविजिबल हो जाएगा, इसमें कुछ भी बचने नहीं जा रहा है। तो 11 बचे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 11 ऐड कर देना होगा, तो वह संख्या क्या बन जाएगी 8411, जो कि हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन को अगर देखें तो उसके बाद प्रश्न में यह भी कह रहा है कि सभी अंकों का योग, तो अगर यह आंसर होता तो सही होता। अब इसको जोड़ देना है, सभी डिजिट को जोड़ना है, तो 8, 4, 12, 13 और 1 14 होगा, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद सभी अंकों को जोड़ना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 125% अधिक है, ठीक है, और सी की आय ए और बी की कुल आय से 60% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, दशमलव के एक स्थान तक ही सही होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, बी की आय से 125% अधिक है ए की आय, तो बी का आय हम क्या मानते हैं 100 रुपया है ना, तो ए की आय क्या है, बी की आय से 125% अधिक है तो 125 रुपया हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, और ए की आय बी की आय से 125% अधिक है और सी की आय से ए और बी की कुल आय से 60% कम है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, और सी की जो आय है, सी की आय ए और बी की कुल आय से, यानी कि 125 और 100 तो कितना हो गया 225, ये हो गया ए और बी की कुल आय से सी की आय जो है वह 60% कम है। अगर 60% कम है तो कितना है 100 - 60 यानी कि 40% है, ठीक है, 40% है, 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 चौका 20 और 5 से 5 बार में 25, ठीक है। अगर आप इसको 45 दूनी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 90 आता है। अभी एक चीज़ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा सिली मिस्टेक हो गया है, हालांकि ये ब्लंडर कह सकते हैं इसको, 125% है, 25% कहता है तभी तो 125 करते हैं, तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है, 100% होता है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा 125% अधिक है, तो अपने आप में वो 100 था,
और 125 और ऐड हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 225 होगा। तो ए बी हमारा 100 है और ए हमारा क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब यहाँ पे सी की आय है। ठीक है, सी की आय क्या कह रहा है, ए और बी की कुल आय, तो बी 100 और ए 225, तो कितना हो गया, 325। 325 की कुल आय से 60% कम है, यानी कि अपने आप में 100% होता है, 60% कम है यानी कि 40% है। ठीक है, 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में, और यहाँ पे 325 है ना। तो 5 से अगर इसको काटते हैं, 5 छक 30 और 50 25 है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 से 6 बार में कटेगा, 5 छक 30, यह आपका 65 बार में कट गया, और 65 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 130। अब प्रश्न में कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले कम कौन है, सी 130 आया और ए 225 है, तो कम सी कम है किससे, 225 से। तो 225 में से साथियों 130 को हम घटाते हैं, तो 5 यहाँ पे है, 12 में से 3 जाएगा 9 होगा, तो 95 कम है। 95 तो कम है, लेकिन किससे कम है, 225 से कम है ना। 95 तो यह कम है, लेकिन किससे, 225 से। ठीक है, 95 कम है 225 से, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 चौका 20, 50 25 और 5 से 19 बार में। ठीक है, और फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह आपका 42.20% आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग। ठीक है, 1339 है, इन संख्याओं में से अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इस प्रश्न को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, x पहला, दूसरा x+1, फिर अगला क्या होगा x+2, फिर आपका अगला हो जाएगा x+3। इस तरीके से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, x+12 तक जाएंगे। क्योंकि 13 का कह रहे हैं तो x तो पहला आ गया, तो इस तरीके से हम लोग x+12 तक जाएंगे। अब देखिए, अगर 12 तक जाएंगे तो कुल कितने x को काउंट किया जाएगा, x+12 तक हमको जाना है। x3 समझा ही देते हैं, x+4, x+5, x+6, x+7, x+8, x+9, x+10, x+11, x+12। ठीक है, और आसान तरीका भी आपको बताएंगे। और फिर क्या हो जाएगा साथियों, यह कुल 13 संख्या हो गई, और इसको आप ऐड करेंगे तो अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो x कितने हो जाएंगे, x यहाँ पे आपको 13x मिलेंगे। ठीक है, और इसको आपको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15 5 20 और 21, 21 7 28, 28 2 30 6 36। ठीक है, 36 4 40, 5 45, 45 और 10 55 हो जाएगा। ठीक है, फिर 55 के बाद अगर बात करेंगे तो 55 और 1 56, 56 और 10 66 हो जाएगा। 66 में 2 ऐड करेंगे तो 66 के बाद 67 68 हो जाएगा। 68 में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो यह हमारा क्या आ जाएगा, 78। और इनका योग की अगर बात करें तो प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, प्रश्न को अगर देखेंगे तो प्रश्न में कह रहा है कि इनका योग जो है साथियों 1339 है। ठीक है, इनका योग जो है इसको ऐड करेंगे तो 1339 आएगा। अब देखिए 13x यहीं पे रहेगा, है ना, 1339, इसमें से 78 को माइनस कर दीजिए, प्लस से इधर आके माइनस में आ जाएगा। 9 में से 8 गया, 1 आ जाएगा। 13 में से 7 जाएगा, 6 आ जाएगा, 1261 होगा। अब यह 13 से डिवाइड करके देखिए, 13 8 104, 13 9 117, 13 से 9 बार में 117 लगेगा, है ना। तो 16 में से 7 गया, 9 आ जाएगा, 13 7 91, तो क्या आ जाएगा, x 97 होगा, यानी कि नंबर की शुरुआत 97 से हो रही है। एक तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और पहला 97 होगा तो फिर क्या होगा, 98 99 100 ऐसे करके 13 तक जाएगा, है ना। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है उनका योग कह रहा है। तो 97 है, ठीक है, 97 के बाद
कौन होता है? 97 आपका अभाज्य है, फिर 98 आएगा दूसरा नंबर पर जो कि भाज्य है, 99 भाग है, फिर आपका क्या आ जाएगा? 101 आ जाएगा, है ना, 101 आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा? 103 आ जाएगा। 102 को तो भाग कर देंगे ना, 104 को भी भाग करेंगे, 105 को भी हम भाग कर लेंगे, 106 को भी कर लेंगे, फिर 107 को नहीं कर पाएंगे, 108 को भाग कर देंगे, 109 को नहीं कर पाएंगे। तो यह आपका कुल मिला के इतने अभाज्य संख्या आएंगे, कुल लगातार 13वां, है ना। और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 517। एक तो यह प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार बताते हैं आपको। सेकेंड तरीका हो जाएगा कि 13 लगातार है, ठीक है, गैप नहीं है बीच में, तो 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग 1339 है। तो 1339 को अगर हम क्या करेंगे? 13 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? औसत निकलेगा। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है? 13 से डिवाइड करते हैं। तो 13 से अगर इसको भाग करेंगे तो 13 कहीं 13, 13 तिया 39, कितना हो जाएगा? 103 इसका मिड आएगा, ठीक है, तो मिड आएगा। तो इससे 6 इधर जाएंगे, 6 इधर जाएंगे, ठीक है, और बीच वाला आपका क्या आ जाएगा? 103 हो जाएगा, है ना। जस्ट उससे पहले जाएंगे तो आपका 102 हो जाएगा, फिर आपका 101 होगा, फिर आपका 100 हो जाएगा, फिर आपका 99 हो जाएगा, फिर आपका 98 हो जाएगा, फिर आपका 97 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गया, फिर 7 इधर जाएंगे, 103 के बाद 104 आ जाएगा। एवरेज क्या होता है? मिडिल टर्म को बताता है। तो इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। और इसमें अभाज्य संख्या देखेंगे तो 97 अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट तो है 98 डिविजिबल है, 99 डिविजिबल है, 100 है, फिर 101 आपका अभाज्य है। तो इस तरीके से जो अभाज्य संख्या इनके बीच में आएगी उसको आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 517, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है, यानी कि मार्क प्राइस लगाती है, जो उसका लागत है उससे 210 रुपये अधिक। जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे? विक्रय मूल्य, आपको क्या करा है? विक्रय मूल्य, ठीक है ना। अंकित मूल्य पर 210 रुपये, अनीता एक वस्तु के लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है, ठीक है, लागत जो उसका मूल्य है। और जब वह इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, डिस्काउंट देती है, तो 10% का हानि होता है। तो सबसे पहले क्या निकाल देते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मान लेते हैं कितना आ गया? 100 रुपये आ गया, ठीक है। तो अंकित मूल्य निकालने की अगर बात करेंगे तो डिस्काउंट की अगर बात करेंगे तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। जब ये इसको बेचा है तो कितना आया? घाटा लगा है, यानी कि लॉस हुआ है 10% का, है ना। और अंकित मूल्य पर छूट कितना का दिया है? 20% का दिया। छूट देने के बाद तो वह क्या हो गया होगा? सेलिंग प्राइस हो गया होगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य अगर हमको निकालना है तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हमने क्या माना है? 100 रुपया। तो 100 रुपया पर कितना छूट दिया है? अपने आप में कोई 100% रहा होगा, तो 100 रुपया में 100% में कितना दे दिया? 20% का छूट दे दिया। तो अब वह कितना बच गया? 80% बच गया ना। आसान है, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में। तो यह क्या हो गया? 5x/4 हमारा क्या हो गया? अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस हमारा यह हो गया। यहाँ से हमें अंकित मूल्य पता चल गया 5x/4। अब दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है कि उसे 10% की हानि होती है। कब? 20% की छूट देता है तो 10% की हानि होती है, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो हानि हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं है, तो विक्रय मूल्य पर ही हम क्या निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, विक्रय मूल्य पर ही इसका CP निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य यहाँ में कितना है? x, और 100 रुपया पर हानि कितना का हो गया है? 10% की हानि हुई है। तो अपने आप में 100 - 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, यानी कि 10x/9, है ना। 10x/9 इसका क्या आ गया? CP आ गया। अब हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य तो पता चल गया। अब हमको क्या करना है? आपको 210 रुपया अधिक मूल्य अंकित करता है तो अब एक इक्वेशन क्या करेंगे? 5x/4। तो 5x/4 हमारा क्या है? अंकित मूल्य, ठीक है ना। उसमें से 10x/9 को माइनस करेंगे। 10x/9 को हम माइनस करते हैं तो 10x/9 हमारा क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। अगर हम अंकित मूल्य में से CP को घटाते हैं तो कितना का डिफरेंस बता रहा था? 210 रुपया। 210 रुपया अधिक में बेच रहा है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए
यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 4 का 36 आ जाएगा। तो 4 से 36 9 बार में, और 9 से 5 कितना हो जाएगा 45x, ठीक है। यहाँ पे 45x हो जाएगा, और फिर यह 9 से 36 4 बार में कटेगा, और 4 10 जा 40x हो जाएगा, है ना, 40x हो जाएगा, और वह 210 के बराबर हो जाएगा। 45 और 40 को अगर ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 45 और 4 में माइनस करना है ना, तो 5x आ जाएगा, है ना, 5x बराबर 36, जो कि 210 के बराबर है। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से इसको काटना है, 5 से 5 चौका 20, 5 दूनी 10, ठीक है, और x से 36 इंटू 42, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1512। तो हमने क्या मानना था, शुरू में क्या मानना था, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 1512। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, 1512। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 6 आदमी एक कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है तो 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले या तो आदमी को इक्वल कर देते हैं औरत के बराबर, या औरत को आदमी के बराबर इक्वल करते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 आदमी एक काम को 48 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी कहें चाहे 2 औरत एक आदमी के बराबर है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आदमी है ना, 6 आदमी 48 दिन में, तो यहाँ पे कितना औरत है, 8 औरत है, तो 8 औरत को आधा कर देंगे तो 4 मेल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी 2 औरत के बराबर है। तो 8 औरत को हाफ कर देंगे तो 4 आदमी के बराबर हो जाएगा। तो 4 आदमी यह, ठीक है, 4 आदमी ये वाला, और 4 आदमी 8 औरत 4 आदमी के बराबर हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि 8 आदमी कितने दिन में कर देंगे। प्रश्न में 4 आदमी और 8 औरत कहा है ना, तो 8 औरत 4 आदमी के बराबर है, तो 4 आदमी प्लस 4 आदमी कितना हो गया 8 आदमी। तो 8 आदमी कितने दिन में करेगा, 36 दिन में कर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है, यानी कि 1/3 सेविंग करती है। यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है तो खर्च 15% बढ़ जाता है, तो बचत में 21% की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान निकालिए। देखिए आप 100 भी मान सकते हैं, ठीक है। शालिनी की आय की अगर बात करें तो शालिनी की आय 100 भी मांग सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रश्न में पहले 1/3 लिख दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, 300 मान के निकालते हैं। तो मान लेते हैं इनकम, शालिनी की इनकम क्या है, इनकम है आपका 100 रुपया, ठीक है। अब यह क्या है, आय का 1/3 बचाती है। सेविंग क्या करती है, सेविंग की बात करें तो इनकम हम लोग क्या मानते हैं 100, अब हम 1/3 दे दिया है तो हम क्या मान लेते हैं 300 मान लेते हैं, और इसी आधार पर सॉल्व करते हैं। सेविंग कितना करेगी, 300 का 1/3 यानी कि 100 रुपया वह सेविंग करती है। तो इनकम में से सेविंग कर ली 100 रुपया, 300 में से 100 रुपया बचत की, तो एक्सपेंस कितना की वो, एक्सपेंस आपको 3 में से 100 घटा दीजिएगा 300 में से, तो 200 आपका क्या कर रही है, वो एक्सपेंस कर रही है। अब आगे देखिए, यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है। यदि उसकी आय x%, तो इनकम 300 है, अपने आप में 300 और प्लस 300 का x/100% यह बढ़ गया, यह नया इनकम हो गया, है ना, न्यू इनकम हो गया, है ना। तो यहाँ 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 300 प्लस 3x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 300 प्लस 3x, यह नया इनकम हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, और क्या कह रहा है कि खर्च 15% बढ़ जाता है। तो पहले खर्च कितना था, पहले खर्च था 200, और नया खर्च क्या हो जाएगा, नया खर्च हो जाएगा 200 का खर्च, 200 का 15% बढ़ जा रहा है, यानी कि 115% अपने आप में बढ़ेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 230 रुपया इसका खर्च हो रहा है। इनकम भी पता चल गया, खर्च भी पता चल गया। अब वो प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, तो बचत में 21% की वृद्धि हो जाती है। अब बचत इसका पहले कितना होता था 100 रुपया, अब बचत उसके पास कितना हो जाएगा, नया बचत कितना हो जाएगा, नया सेविंग उसके पास 21% बढ़ जा रहा है,
तो 121 रुपया इसका बचत हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। इनकम अगर बात करें तो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंस प्लस सेविंग, है ना। तो इनकम इसका कितना था, 300 प्लस एक्स, ठीक है। 300 प्लस एक्स नया इनकम था। तो एक्सपेंस कितना था, एक्सपेंस की अगर बात करें तो खर्च इसका था 230 रुपया, ठीक है। अब देखिए 230 इसका खर्च था। सेविंग कितना था इसका, सेविंग नया सेविंग 121 रुपया था, ठीक है। इनकम क्या था इसका, 300 प्लस एक्स नहीं 3x, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। यह आपका कितना हो गया, 200 और 1 यहाँ पे 1 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, और 2 1 351 हो गया। अब 300 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर 300 उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, 51, और 3 से 51 कितना बार में कटेगा, 17 बार में, 17 51। यहाँ x का वैल्यू आपका 17 आ गया। तो कितना बढ़ जाती है, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा था कि यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा 17 आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। इस प्रश्न में कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस ए, फिर अनुपात a प्लस सी माइनस बी अनुपात जो है इसके बराबर 4:5:9 के बराबर है। तो देखिए यह प्रश्न तो थोड़ा सा लेंदी है, सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब इसमें से एक का वैल्यू निकालते हैं, उस तरीके से आप नेक्स्ट का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे इसको a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी माइनस ए, इस दोनों को जोड़ते हैं तो फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और ये इसको जोड़ के इसके बराबर करेंगे। अब देखिए a प्लस बी माइनस सी प्लस b प्लस सी माइनस ए, वह किसके बराबर हो जाएगा, 5 4 9 के बराबर हो जाएगा। तो a यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस कट गया, b यहाँ पे प्लस तो 2b हो जाएगा, है ना, माइनस सी और प्लस कट गया तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, c का और a का वैल्यू निकालेंगे। आप खुद से ऐसा ट्राई करेंगे। जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो a अनुपात b अनुपात c जो है आपका वैल्यू आ जाएगा, a का 13 आएगा, आप खुद करके देखेंगे उसी तरीके से, फिर 9 आएगा और फिर आपका 14 आएगा, ठीक है। अगर शुरुआती की अगर बात करिए तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो a का 6.5 आ जाएगा, b का आपका 9 आएगा और c का आपका 14 आएगा, ठीक है। यह कि अगर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने b का वैल्यू क्या निकाला था, 4.5, और इसी तरीके से अब क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, a का वैल्यू निकलेगा और आपका c का वैल्यू करेगा, प्लस माइनस करने पर आ जाएगा। और एडजेक्ट जब आप निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 13:9:14, ऑप्शन नंबर डी। और फिर अगर हम सेपरेट बात करेंगे तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू हमारा आ जाएगा 6.5, और b का अभी हमने निकाला है 4.5, यानी कि 4.5 आ जाएगा, और c का 7 आएगा। तो इस तरीके से आपको आएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे साथियों, तो इसके नीचे क्या है, 10 है, इसके नीचे क्या है आपका 10 है, और इसके नीचे क्या है 1 है, तो सारा कैल्शियम तो 10 ही हो जाएगा ना, सारा का 10 हो जाएगा। तो 10 से कितना बार में आएगा, 65 बार में, और ये कितना बार में आएगा, 10 से 10 करेंगे तो 1 बार में आएगा, तो 45 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और 1 से ये 10 बार में कटेगा तो यह कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 13 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 9 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5, 7 में से 5 चौका 20, 14 5 13:9:14 आ जाएगा। तो यह इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तथा दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 324 है। वह संख्या निम्नलिखित में से किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है। प्रश्न को अगर आप
समझ जाते हैं तो आधा प्रश्न यहाँ से आपका सॉल्व हो जाता है। कह रहा है 2 अंक वाली एक संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, दहाई का अंक, पहले दहाई का अंक मान लेते हैं। दहाई का अंक, दहाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x। तो इकाई का अंक क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या के इकाई का जो अंक होगा वह दहाई के अंक से 3 अधिक होगा। तो क्या हो जाएगा, दहाई के अंक यानी कि 1 से 3 यह ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल। तो दी गई संख्या क्या बनेगा इसका, 10x, दहाई का अंक 10x है ना, तो 10x प्लस इकाई का अंक क्या बन जाएगा, x प्लस 3। तो संख्या क्या बनेगा, 10 और 1 11x प्लस 3। यह हमारा क्या है, एक संख्या बनेगा। अब क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। तो दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल। इस संख्या और अंकों के योग, तो अंकों का योग कितना होगा, यह अंक है और यह भी अंक है, तो अंक x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अंकों के योग का गुणनफल साथियों, अंकों के योग का गुणनफल यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 324 आना चाहिए। इस तरीके से यह प्रश्न में बताया जा रहा है। तो अगर आप इसको साथियों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू जो है फैक्टर करना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो उसमें हमारा x का वैल्यू जो है, x की अगर बात करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। x का वैल्यू आप तोड़ेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। जब x का वैल्यू आपका 3 आएगा तो दहाई अंक क्या माना है आपने, x, तो x गुने 10 यानी कि 3 गुने 10, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इकाई का अंक कितना है आपका, x प्लस 3, तो 3 प्लस 3 6 है ना, तो क्या आ जाएगा आपका नंबर 36 आ जाएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह संख्या निम्न में से किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है। तो हालांकि आंसर आपका 36 है, तो 35 से 40 के बीच, ठीक है, 35 से 40, 30 से 35 के बीच में 36 नहीं आता तो b कट गया। फिर 36 है तो 45 से 50 के बीच तो आएगा नहीं, 36 है तो 40 से 45 के बीच आएगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन आपका बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके बाद हम लोग एक वीडियो बनाएंगे इसी सेट नंबर 3 पे आधारित, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न को शामिल किया गया है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि रोशन नाम है, उसने 1620 में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित किया। तो उसका प्रति ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना था। देखिए इस तरीके का जब भी प्रश्न आएगा, तो जब आप बैंकिंग का एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें समय बहुत कम रहता है, तो मैथ का प्रश्न जो है जल्दी से जल्दी नियत समय में आपको सॉल्व करना पड़ता है। हालांकि एसएससी वगैरह और जो भी इस तरीके के दरोगा का एग्जामिनेशन है उसमें समय बैंकिंग के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। तो इस तरीके का प्रश्न जो है ट्रिकी वे से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि रोशन ने 1620 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदा। तो 1620 रुपया वह पे किया और कितना चीनी मिला, 36 किलो। तो 6 गुने 6 36 होता है। अब 6 से इसको काटिए, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया 4, 6 सत्ते 42, 270। अब इसको फिर 3 से काटिए। अगर 3 से आप काटेंगे तो 3 से 2 बार में और 3 से 90 बार में, फिर 2 से इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना बार में कैंसिल होगा, 45 बार में। ठीक है साथियों, यह 45 बार में आपका सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, इसका सीपी आ जाएगा। सीपी 45 पर किलोग्राम आपका यहाँ पे सीपी निकल रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि उसे बेचकर उसने 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया। तो कहने का मतलब 36 किलोग्राम तो खरीदा, 6 यहाँ पे इसको घटा दीजिए, है ना, 6 यहाँ पे इसको घटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर वो लाभ कमा रहा है, तो 6 किलो का दाम हटा दीजिए उधर। तो अब वो कितना है, 30 है ना, 30 किलो बच जाएगा। 36 किलो में से 6 किलोग्राम हटाइए, 30 किलो हो जाएगा। और 1620 पे इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड करिए, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 54 किलोग्राम प्रति किलो के हिसाब से इसका अब विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40।
40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नेहा की 8,000 रुपये की राशि का एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 9200 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती। तो सबसे पहले 8,000 रुपया प्रिंसिपल था और 9200 रुपया हो गया 3 वर्ष में। तो ब्याज कितना था 9200 माइनस 8,000, ठीक है। तो यह आपका 1200 रुपया सिंपल इंटरेस्ट था। तो आपका क्या करना है, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100। कोई दिक्कत नहीं है। एस आई 1200 आ गया, 1200 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल आपके पास 8,000 रुपया है मूलधन, है ना। आपका टाइम दिया हुआ है 3 साल, तो यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा 1 2 3, 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो को हटाएंगे, 3 से इसको 4 बार में काटेंगे, ठीक है। 4 बार में 1 जीरो तो है ही है इस पर, 8 से इसको 5 बार में काटेंगे तो आपका आर कितना निकल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो आर आपका 5% निकल गया। अब क्या कह रहा है कि यदि ब्याज 2% बढ़ जाती यानी कि 7% ब्याज होती तो क्या होता, ठीक है। तो उसे क्या राशि मिलती। तो चलिए 8,000 रुपया उसका मूलधन था, टाइम उसका कितना था 3 साल था, और ब्याज 7% रहता तो क्या होता। तो इस दशा में अगर देखेंगे तो 70 21 गुने 8 है ना, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, यह कितना मिलता उसको 1680 रुपया ब्याज मिलता। तो 8,000 तो उसका मूलधन था, 1680 रुपया ब्याज मिल जाता तो कितना मिलता 0 8 6 96 80 मिलता। देखिए 96 80 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि 5 पुरुष या 9 बच्चे, 5 पुरुष कहें तब या 9 बच्चे कहें बात इक्वल है, किसी कार्य को 92 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे प्लस का काम होगा, या तो 5 पुरुष को काम पर लगाइए या 9 बच्चे को काम पर लगाएंगे तो यह भी 5 पुरुष भी 92 दिन में ही काम करेंगे, और 9 बच्चे को अगर लगाएंगे साथियों तो यह भी 92 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। प्रश्न को ऐसे समझना है। फिर क्या कह रहा है 20 पुरुष और 10 बच्चे को अगर लगाएंगे साथ में, ठीक है, 20 पुरुष और 10 बच्चे, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 पुरुष की साथियों हम बात करते हैं वो 9 बच्चे के बराबर है, ठीक है। 5 पुरुष कहे या 9 बच्चा, तो 5 पुरुष जो है मेल वह 9 बच्चे के बराबर है। तो 20 पुरुष यानी कि इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 पुरुष बन जाएगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 20 पुरुष साथियों 20 पुरुष कहिए वह किसके बराबर हो जाएगा 36 चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे के बराबर हो जाएगा, 36 चिल्ड्रेन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रश्न में कह रहा है कि 20 पुरुष और यानी कि प्लस 10 बच्चे, यानी कि 36 बच्चे, 20 पुरुष 36 बच्चे के बराबर हो गया और 10 बच्चा और ऐड हो गया तो कितना हो गया 46 बच्चा, ठीक है। तो 46 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ना है। अब पुरुष भूल जाइए, क्या कर रहा है 9 बच्चे किसी काम को 92 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो साथियों 42 बच्चे, ठीक है, 42 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, है ना, 42 नहीं 36 और 10, है ना, 36 और 10। देखिए यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 बच्चे और यह 36 बच्चे था ना, 20 पुरुष 36 बच्चे के बराबर है, तो 36 और 10 कितना हो जाएगा 46 46 हो जाएगा। तो 46 बच्चे उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इक्वल हो जाएगा 2 से 23 बार में, ठीक है, और नहीं 23 से 2 बार में, 23 से 2 बार में, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 होगा, 23 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 9 बार में 18, ठीक है। तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कितने समय में पूरा कर लेंगे 18 दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 क्या कह रहा है 4 गुने 38 गुने 764 मल्टीप्लाई 1256, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, सीधे यूनिट डिजिट से सब में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 24, 24 का अंतिम क्या आता है 4, फिर 4 से 8 में करेंगे तो 32, 32 का क्या आता है 2, फिर 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
अगला प्रश्न है कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का लघुत्तम क्या होगा। तो चार क्रमागत विषम संख्या x, x+2, x+4 और x+6, इस चार क्रमागत विषम संख्या का योगफल क्या है 144। तो 1 2 3 4 4x प्लस 6 4 10 2 12 और इसका योगफल हमारा 144 आ रहा है 144। तो यहाँ पे 4x, 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, फिर 4 में से 1 गया आपका कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 32। ठीक है, 4 में से अगर 2 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा और फिर आपका 1 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 4 तिया 12 है ना, और 4 तिया 12 तो क्या हो जाएगा 33। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, x का वैल्यू 33 आएगा, पहली संख्या यानी कि 33 है ना, और अंतिम संख्या तो 33 और 6 कितना होता है 39। ठीक है, तो इसका लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो देखिए क्या आता है, 3 से 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और इसे 13 बार में। ठीक है, तो 13 तिया 39, 13 में 3 से करेंगे और फिर 39 को एक बार ऐड करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 9 9 3 12 और एक 4, 429 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि x बराबर 2 होने पर 5 + x, 2x + 7, 6x + 9 और y समानुपात होते हैं यानी कि एक रेशियो में होते हैं प्रोपोर्शनल में, तो y का मान क्या होगा। अब x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 5 + 2 कॉमा 2 गुने x यानी कि 2 गुने 2 4 + 7। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है 6x यानी कि 6 दूनी 12 + 9, 12 + 9। ठीक है, वह किसके बराबर हो रहा है y के बराबर। ठीक है, तो 5 और 2 7, 7 4 11, यह एक रेशियो में बना। 12 + 9 तो कितना होगा 12 8 20 और 21 हो गया, तो यह यहाँ पे y क्या आ जाएगा। ठीक है, y आपको निकालना है। अगर यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी देखिए 7 है, यहाँ पे 3 किया तो 21 आ गया ना, यहाँ पे 21 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 21 आ गया तो 11 गुने 3 क्या होगा 33 आएगा, 33 आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 90 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 90 में कह रहा है कि 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, यानी कि 5 गुने अगर 20 करेंगे तो कुल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, यदि एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाए है ना, तो माध्य 2 की वृद्धि हो जाती है, तो कितना प्रेक्षण हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माध्य 20 है तो 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132 हो जाएगा, 13 हो जाएगा 132। तो क्या कर रहा है, जोड़े गए छठवें प्रेक्षण का मान कितना था, तो 132 में से 100 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। चलिए आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 एक वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात करना है। अब देखिए 25% की वार्षिक ब्याज दर पर देंगे 64,000 रुपया, ठीक है, एक वर्ष के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्याज क्या हो रहा है अर्धवार्षिक हो रहा है, तो ब्याज कितना था 25% है ना, 25% था, तो यह अब आधा हो जाएगा। ठीक है, 25% की अगर बात करेंगे तो 25/100 कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी कि 1/8 हो जाएगा। यह आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 1/8 सॉल्व करने के बाद। अब टाइम कितना है 1 साल, तो अब टाइम चूँकि अर्ध 6 महीने पर काउंट हो रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर। समझ रहे हैं बात, 2 बार काउंट होगा तो 2 ईयर हो जाएगा 1/8। अब हमको क्या करना है, इसको निकालना है, सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना है P × 1 + R कितना है 1/8, पावर कितना है 2, P हमारा 64,000 है, ठीक है, प्लस 8, 1 से 8 8 बार में, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9/8 2 बार हो जाएगा, 8 से 800 बार में और 8 से 100 बार में, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 81 हो गया। हमें कितना राशि प्राप्त हुआ 8100,
देखिए इधर ही लिख देते हैं, 8100 राशि हमें प्राप्त हुआ और कितना मिला था, 6400 रुपया हमने लगाया था। तो इसको अगर माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 4 गया आपका 7 और यह 7 में से 6 गया 1, 1700 रुपया। ठीक है, अब देखिए 1700 कहाँ है, ऑप्शन में है कि नहीं। पूछा क्या जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो हमको उधार दिया गया था, यानी निधि ने, कृतिका ने निधि को दिया था, तो निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि, तो ब्याज के रूप में उसको 17,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, 36.1 बाई 102.4 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होता है, रूट अंडर करना होता है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड में एक इधर भी डिजिट है ऊपर में और नीचे भी राइट साइड में एक डिजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब रूट अगर करेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 19 यहाँ से हो गया। ठीक है, और 10/124 की अगर बात करें तो यह 32 का होता है। ठीक है, तो 19/32 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 93 में क्या कह रहा है, एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी। ठीक है, एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में दूसरे तत्व की मात्रा कितनी थी। तो चांदी की मात्रा 42% बना रहा है। ठीक है, और वह कितना है, मान लेते हैं कि टोटल x है, x का 42% चांदी है, तो 147 ग्राम चांदी थी, 147, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करते 7 से 6 बार में, 7 दूना 14, 7 इकाई 7। अब फिर इसको करेंगे यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हैं, 2 से यह आपका 50 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 350, 350 आएगा। तो क्या कह रहा है, तो मिश्र धातु में दूसरे तत्व की मात्रा कितनी थी, तो टोटल 350 कुल मात्रा थी। कुल मात्रा 147 आपका क्या था, चांदी था, तो 147 इसमें से माइनस हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही आसान है। तो 147 अगर माइनस करते हैं तो 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 4 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा, 203 ग्राम जो है आपका अन्य धातु इसमें थी। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य की अगर बात करेंगे तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ के बराबर है। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न में अगर मान लेते हैं साथियों, हम लोग क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य की अगर बात करें, मान लेते हैं कितना है, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य पर, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। तो विक्रय मूल्य पर अगर लाभ हमारा, विक्रय मूल्य तो 100 है और इसका 20% लाभ होगा तो कितना रुपया होगा, 20 रुपया लाभ होगा। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत, है ना। अब देखिए, अगर विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है, लाभ हो रहा है उसमें 20 रुपये, है ना, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। तो 100 माइनस 20, जो कि क्या हो गया, क्रय मूल्य हमारा CP आ गया 80। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, तो लाभ तो हमको 20 रुपया हो रहा है, 20 रुपया लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 80 पर लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपया का लाभ हो रहा है 80 पर CP पर। तो परसेंटेज निकालेंगे तो इससे 4 बार में कटेगा और यह 25 बार में कैंसिल होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 25%। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में शो कर रहा है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 95 में क्या कह रहा है कि त्रैमासिक यानी कि 3 मासिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित होती है, तो 40% वार्षिक ब्याज दर पर आपको कितना पैसा निवेश करने की आवश्यकता है ताकि आपको एक वर्ष के बाद 14,641 अगर बात करें यानी कि 146.41 वापस प्राप्त हो सके, एक अमाउंट रुपएज, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, एक क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय, नहीं 3 मासिक, 3 मासिक से अगर मान लीजिए एक साल में 3 मास प्लस 3 मास प्लस 3 मास प्लस 3 मास यानी कि 4 बनेगा, है ना, एक साल में 4 बार बनेगा। तो परसेंटेज कितना दे रहा है, रेट हर तीसरे महीने पर काउंट कर रहा है, तो कुल 12 महीने में
4 बार बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रह गया 10%। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, टाइम की अगर बात करें तो अब आपका 1 वर्ष नहीं हो रहा है ना, 1 वर्ष अब नहीं होगा, अब वर्ष कितना हो जा रहा है 4 वर्ष हो गया। 4 वर्ष नहीं है, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, चूँकि 3 महीने का वो किस्ती समझ लीजिए इंस्टॉलमेंट बांध दिया हुआ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया, टाइम आपका 4% हो गया। और आपका क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि आपको 1 वर्ष के बाद 146.41 वापस प्राप्त हो सके। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10%, P इंटू 1 प्लस R/100 यानी कि 10/100, पावर कितना हो गया आपका 4, टाइम हो गया 4। तो इसके बाद आपको अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट की अगर बात करेंगे तो आपको अमाउंट 146 है ना, 146.41, 146.41 यह जो आपको मिलेगा। तो कैसे मिलेगा देखिए, 10 से इसको कितने बार में काटेंगे 10 बार में, तो P यहीं पे है, 1 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 1 से 10 10 बार में, तो यहाँ पे 11 हो गया, उसका पावर 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 146.41। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 जीरो नीचे लाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 11 आपका कितना बार हो जाएगा, 11 गुने 11 गुने 11 गुने आपका 11 आ जाएगा, और नीचे आपका कितना आ जाएगा 10 100, और 10 4 बार है ना, तो 100 इंटू 100 आ जाएगा, और यहाँ पे P रहने देते हैं। ठीक है ना, जो कि आपका 140.41 के बराबर है। तो पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखिए 11 से अगर इसको आप काटेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो देखिए 11 का 11, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, और 11 से एक बार में 11, तो 11 कट गया। अब 11 का अगर करेंगे क्यूब तो यह 1331 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा P/100 बराबर 1, यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 100 रुपया। आंसर हो जाएगा हमारा 100 रुपया, जो कि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3.14 इंटू 10 का पावर 6, अब 314/100 हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 10 का पावर 2 गुने 10 का पावर अगर हम 4 लिखते हैं फिर भी बात बराबर ही है, 4 2 6। क्या होता है कि बेस जब इक्वल हो तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो यह भी सही है। अब 100 यहाँ है तो यह भी तो 100 के बराबर है, तो इसे इसको कैंसिल करते हैं। 314, 10 का पावर 4 है तो जीरो कितने बार में आ जाएगा 4 बार, 1 2 3 4। अब देखिए ऐसा ऑप्शन बी में दिखा रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विनोद ने अपने घर से अपने कार्यालय तक की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की और 5 घंटा प्रति किलोमीटर की चाल से वापस आया। उसने पूरी यात्रा में 4 घंटे लग गए। उसने कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी क्या है। अब देखिए पूरा समय उसको लगा 4 घंटा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना था, मान लेते हैं x किलोमीटर, और चाल कितना था 20 किलोमीटर प्रति घंटा। घर से ऑफिस जाए या ऑफिस से घर आए तो दूरी तो एक ही ना रहेगा। फिर x किलोमीटर कितना गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और कुल समय उसको 4 घंटा लग गया। तो एलसीएम 20 हो गया, 5 से 20 4 बार में कट गया, 5 चौका 20, और यह 4 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे 4 और 1 5x बटा 20 बराबर 4। ठीक है, 5 से यह कितना बार में कटा 4 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, उसके घर के बीच की दूरी, कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी थी वह 16 किलोमीटर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। 98 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के एक रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जाए चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो। तो आप इसको साथियों बाई क्रॉस के मेथड से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलता है। 25% सांद्रता, ठीक है, और 80% सांद्रता, दो संतरा है ना, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर है और 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा, यह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो, तो इसको क्रॉस करते हैं, है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 20%, और इसको माइनस करेंगे, 60 में से बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो 60 में से 25 को आप माइनस करते हैं तो आपका 35% आता है। ठीक है, अब देखिए 36 लीटर की बात कर रहा है, 36 लीटर की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखिए। अगर आप इसको काटते हैं तो 5 से काटते हैं तो 7 बार में, 5 से काटते हैं इसको 4 बार में। अब देखिए 36 लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 को 9 से कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा। अगर आप मैथ में बराबर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 63 लीटर। ऑप्शन नंबर बी, ए हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 लीटर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99। प्रश्न 99 में क्या कह रहा है कि एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, तो उनके सिरों की कुल संख्या। तो आप जानते हैं मुर्गी हो या बकरी हो, है ना, सिर तो सबके पास एक ही होता है। तो मान लेते हैं मुर्गी जो है x है, इतना मुर्गी है, और बकरी y है, तो सिर सबके पास एक ही होगा, तो x + y, सिरों की संख्या हो जाएगी 42। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उनके पैरों की कुल संख्या। तो मुर्गी के पास पैर 2 होगा, तो 2x प्लस बकरी के पास 4 पैर होगा, 4y, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 138 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, y को इक्वल करना है 4x प्लस 4y, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, और यह सेम रहेगा 2x प्लस 4y, और यहाँ 138 है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, कैंसिल हो जाएगा। 4 में से आपका 2 चला जाएगा, 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2x आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 3 गया 3, तो यह आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में पूछा मुर्गियों की संख्या ज्ञात की, तो मुर्गी x था, है ना, यानी कि मुर्गी कितना था, 15 था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात 5:8 था। अनु और डिम्पी की उम्र का अनुपात 5:8 था। 2 साल बाद 5x + 2 और 8x + 2 साल की अगर बात करें, उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा, है ना। तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, चलिए 3 × 5 = 15x, बाइसियम करते हैं इसको, 3 × 5 = 15x + 3 दूनी 6 और 2 × 8 = 16x + 4। ठीक है, तो 16 में से 15 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1x, और 6 में से 4 इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, अनु का 10 साल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिम्पी का कितना हो जाएगा, 16। अनु और डिम्पी का निकल गया। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है कि 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, तो डिम्पी अभी 16 है, तो 2 साल पहले अगर पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 साल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 101। 101 में आपका यह मैथ का प्रश्न नहीं है, रीजनिंग का प्रश्न नहीं है, तो हम आगे चेक करते हैं मैथ का प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न को, चूँकि इस सेशन में हम लोग सिर्फ मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि गुणा को यानी कि मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ
6 को 9 के साथ आपस में बदल दिया जाता है, दोनों कंडीशन होता है, तो कौन सा समीकरण संतुलित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बी को ही डायरेक्टली आंसर को ही चेक करते हैं समझाने के लिए, चूँकि एक एक करके देखेंगे तो वीडियो लंबा बनते जाएगा। तो 6 और 9 को रिवर्स करना है तो 96 हो जाएगा, मल्टीप्लाई को डिवाइड करना है, ठीक है, 12 हो जाएगा। डिवाइड यहाँ पे है तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 96 है तो क्या करना है, 69 करना है। 6 9 को बदलना है, वह 552 के जगह आ रहा है कि बराबर की नहीं। तो देखिए यह 8 बार में कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा, 8 से 9 बार में 8 9 जा 72, यानी कि 8 9 72 के 2 कैरी 7, 8 6 48, 48 में आप 7 को जोड़ेंगे तो 48 2 50 5 55 होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी इस सिचुएशन को, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 में क्या कह रहा है, देखिए 117 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से है ना, आप जानते हैं सुबह अगर बात करें साथियों, सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया है, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, तो दोपहर 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई दे रहा है। तो 6 बजे सेट किया गया और 6 से 2 बजे की बात कर रहा है। 6 से जाएंगे तो 7 8 9 10 11 12 1 2, तो कुल कितना घंटा हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। 8 आवर्स हो जाएंगे इस 6 बजे से और 2 बजे के बीच में। तो 6 6 12 ऐसे ही 6 घंटा हो गया और 1 2, तो 8 घंटे हो जाएंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में 5 सेकंड अधिक चलती है हर 60 सेकंड में, ठीक है ना। 1 मिनट में तो कुल मिला के इस 8 घंटा में, 8 घंटा में कुल कितने मिनट हो जाएंगे साथियों, 8 घंटा में, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो 8 घंटा में कितना हो जाएगा, 480। तो 8 घंटा में पूरा क्या हो जाएगा, 480 मिनट होंगे। 8 घंटा में आपका 480 मिनट होंगे। और साथियों 1 मिनट में 5 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट में अगर बात करें तो 5 सेकेंड आगे चला जाता है। तो 480 मिनट में 5 सेकेंड हर मिनट में आगे जाएगा तो कुल कितना, 2400 सेकेंड आगे जाएगा, है ना। 2400 सेकेंड वह आगे चला जाएगा। अब देखिए 2400 सेकेंड का मतलब कितना होता है, अगर सेकेंड को मिनट में क्या करें आपको साथियों, सेकेंड को अगर मिनट में चेंज करें तो 6 से 0 6 चौका 24, कुल 40 मिनट वो आगे चला जाएगा। अब दोपहर में 2 बजे 2 बज के अगर 2 मिनट की बात, 2 बजे की अगर बात करें तो 40 मिनट तो वह आगे चला गया रहेगा, तो 2 बज के 40 मिनट शो करेगा, ठीक है। होना चाहिए 2 मिनट, लेकिन क्या बताएगा 2 मिनट 40, 2 बज के 40 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति को मोड़कर एक पासा बनाया जाता है, तो निर्मित पासा विकल्पों में से किस आकृति के समान होगा। अब देखिए साथियों इसको मोड़ा जाएगा तो यह नीचे जाएगा, एक नीचे, ठीक है, और 5 इसके जस्ट तली में, ठीक है, साइड में चला जाएगा। तो 118 को अगर बात करेंगे तो आप अगर मोड़ते हैं, ठीक है, इसको अगर मोड़ते हैं तो यह 6 इस साइड में आएगा, अब 5 इसके जस्ट नीचे जाएगा। अब देखिए 2 के नीचे 5, तो 2 के नीचे 5। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन होगा क्या, अब देखिए सी नंबर वैसे ही नहीं होगा, 2 के नीचे 5 है, यहाँ 2 के बगल में 5 है, तो यहाँ भी आपका कट जाएगा। 2 के नीचे यहाँ पे 4 और 1 दिया हुआ है, तो ठीक है। अब ए बी को गौर से देखते हैं, तो 5 तो यह नीचे इसके साइड में जाएगा और यह तली में चला जाएगा, फिर 1 उस साइड में चला जाएगा, ठीक है। 4 2 के राइट साइड में हो जाएगा। अब 2 के बगल में आपका 4 किधर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। गौर से देखिएगा साथियों तो आंसर इजी हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 119। 119 में अगर देखेंगे तो इसको इसी पैटर्न पर फॉलो करते हैं। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को आप मिलाइए, ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को आप मिलाएंगे, पूरा यहाँ डिविजिबल करेगा, काटेगा, इस पार से इस पार की तरफ हो गया। अब आप फिर यह ऐसे मिलेगा, बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर ये यहाँ पे हो जाएगा। तो इस टाइप का आपका फिगर साथियों यह क्रॉस करता हुआ यहाँ पे, है ना, यह क्रॉस करता हुआ फिगर को आप देखेंगे तो यह फिगर आपका कहाँ नज़र आ रहा है, गौर से देखेंगे तो यह फिगर आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। देखिए जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं ना होगा, ये तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, कॉर्नर में, है ना, यहाँ पे
तो इस टाइप का ऑप्शन को अगर देखेंगे तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, बाद बाकी सारा आपका गलत है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 120 में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति का ध्यान कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार है। खिलाड़ी भी, छात्र भी और संगीतकार भी। अब देखिए खिलाड़ी कहाँ है, यहाँ पे है, और छात्र की अगर बात करें विद्यार्थी की, और साथ ही साथ संगीतकार, तो कुल मिला के देखिए खिलाड़ी यहाँ पे है, खिलाड़ी भी होने चाहिए, तो खिलाड़ी में 3 7 तो नहीं आ रहे हैं, 8 भी नहीं आ रहा है, तो यह सब तो ऐसे ही नहीं होने वाला, इसको काट दीजिए। ठीक है, खिलाड़ी के अंतर्गत आना है तो खिलाड़ी आपका यहाँ है। अब क्या होना चाहिए, संगीतकार भी होना चाहिए, तो संगीतकार के अंतर्गत आपका क्या आ रहा है, 5 और 6 आ रहा है, और विद्यार्थी भी आना चाहिए, तो 6 भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ विद्यार्थी का इतना ही है ना, तो बच गया कौन आपका, 5 बच गया। अब 5 बच गया जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी डी हमारा 5 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि 3 12 6, अब यह क्या हो रहा है, 7 के बराबर हो रहा है। अब देखिए इसको किस आधार पर यह फॉलो कर रहा है। अब देखिए 3 + 6 + 12, इसको अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, 3 + 6 + 12 को ऐड करते हैं तो 12 3 15 और 15 5 20 और 21 होता है। ठीक है, 21 अगर होता है और उसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 + 12 + 6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा, और इसको आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 7 आता है। अब इसी को इस तरीके से करें, 7 4 13 7 20 4 24, ठीक है, 24 डिवाइडेड 3 करते हैं तो 8 आता है। तो इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 4 3 7 5 12, और 12 डिवाइडेड 3 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब देखिए जब MN रेखा पर, ठीक है, जब MN रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्नवत आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुना जाएगा। तो यह क्या होगा साथियों, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब इस दिशा में बना हुआ है ना, तो यह इस दिशा में हो जाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एकमात्र ऑप्शन नंबर बी है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 123। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें से भिन्न का चयन करना है। तो देखिए यहाँ ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज है, इस दिशा में ऐसे फिर ऐसे तो क्लॉकवाइज है, और फिर ऐसे ऐसे करके घूमेगा तो यह एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन यह रिवर्स जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन नंबर 3 भिन्न है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 124 नंबर को देखिए, 124 नंबर में क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो जिनमें से दी गई आकृति के अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है, जो यह फिगर किसी यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें इंक्लूड है और उसको घुमाना नहीं है, सेम इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब देखिए 124 नंबर अगर प्रश्न की अगर बात करें तो आप देखिए इस टाइप का फिगर एक यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन जस्ट इसके साइड में देखिएगा तो इधर खुला हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ए आपका कट जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आंसर नहीं होगा। बी को देखिए, इस टाइप का यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके साथ यह है, यह भी आपका संलग्न है, और यह आपका यहाँ आके एक ऐसे आ गया है, ठीक है ना। और सी नंबर को अगर आप चेक करेंगे तो सी नंबर में ये आ गया, यहाँ से जाने के बाद एक ऐसे खुला, और फिर एक आपका यह आपका ऑप्शन नंबर सी इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध को वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित किया गया है। अब देखिए क्या है, फल, तो केला और अंगूर, ठीक है, केला और अंगूर जो है तो वह इस फल कैटेगरी के अंदर आ जाता है, तो यह ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 बजे हुए हैं, ठीक है, 5:45 बजे हुए हैं, तो 12 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो इस समय क्या होगा, आवर का यानी कि घंटा का सुई जो है 6 और 7 के आसपास होगा, बीच के करीब में, और 5:45 यानी कि 6 बजने वाला होगा, तो कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो अब देखिए 5:45 बजा हुआ यानी कि 6 बजने वाला है, 15 मिनट बाकी है, तो यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो साउथ की तरफ तो घंटे का सुई होगा ही, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, पश्चिम की दिशा में होगी एग्जैक्टली,
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 प्रकार किसी प्रकार से संगत है, 3, तो एक असंगत है, उसको चयन करना है। तो निर्देशक मूवी के क्या होते हैं, हेड होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, डीन जो है किसी चीज़ के डायरेक्टर है, प्रधानाचार्य जो है सभी को पढ़ाने का यानी कि हेड है, प्रिंसिपल है, लेकिन विद्यार्थी हेड नहीं है। तो यह बी नंबर ऑप्शन भी है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यदि एक विशेष कूट में फ्लॉक को 141 लिखा जाता है तो क्रू को क्या लिखा जाएगा। तो एफ का मतलब क्या होता है 6, एल का मतलब 12 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एन 14, ओ 15, ठीक है, और सी की बात करें तो 3 और के की बात करें तो 11। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 1 17 के 7, कैरी 1 2 3 4, 47 हो गया। और इस 47 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 को ऐड करेंगे तो 14, यानी कि इसके सभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ऐड कर दिया गया है और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, CREW, ठीक है, तो C का होता है 3 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, R का 18, E का 5, W का 23। अब इसको ऐड कीजिए, 5 3 8, 8 8 16, 16 3 19 के 9, कैरी 1 2 2 4, और 49 को अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आता है, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 12 13 और 14, यानी कि 147, ठीक है, 147, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, आगे प्रश्न में पूछा रहा है कि एक्स ने वाई से कहा कि मैं न तो तुम्हारा बेटा हूँ और न ही तुम्हारा पिता हूँ। एक्स वाई से कह रहा है मैं तुम्हारी पत्नी का भाई भी नहीं हूँ, चलिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उसका संबंधी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता हूँ। अब एक्स है और इस वाई से क्या कह रहा है, एक्स वाई से कह रहा है, एक्स कह रहा है, ठीक है ना, कि क्या कह रहा है, मैं तुम्हारी पत्नी, तो एक्स का यानी कि वाई का पत्नी। अब वाई का पत्नी कहाँ होगा, जिगजैग रिलेशन होगा किसी से, तो मान लेते हैं इसका पत्नी है ना, वाई की। तो यह क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता, तो पत्नी का पिता, यह पत्नी का पिता यहाँ होगा और इसका पोता, तो मान लेते हैं भाई साहब पत्नी का कोई ना कोई भाई होगा ना यहाँ पे, है ना, तो पत्नी के पिता, पिता का यहाँ पे ही पोता है ना, तो यह इसका भाई है, इसका, है ना, इसका यह भाई है और यह इसका पोता है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक्स का वाई से क्या संबंध है, एक्स जो है एक्स का वाई से क्या संबंध है, तो वाई का जो है, तो अब इसका क्या कह रहा है कि एक्स वाई से जो कह रहा है, तो यह जो है इससे कह रहा है, तो यह कहाँ आ गया यहाँ, तो यह क्या है, ऑप्शन नंबर अगर सी में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, पत्नी के भाई का पुत्र। तो बताइए एक्स का पत्नी यहाँ है और इसका भाई यह है और इसी का ना बेटा है, तो एक्स के पत्नी के भाई का यह पुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। तो 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 4 ऐड करेंगे 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 15 4 19 होगा। तो 18 नंबर कैंसिल, 18 नंबर कैंसिल, बी के बाद सी डी, डी के बाद ई एफ, एफ के बाद जी एच, तो एच हो जाएगा, एच 19, एच 19, फिर आपके बाद ई के बाद एफ जी, जी के बाद एच आई, आई के बाद जे के, तो आपका के हो जाएगा एच 19 के, एच 19 के, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 5 कितने बार है, 3 बार, तो 5 का पावर 3, ठीक है, तो 50 25, 25 25 125, ठीक है। उसी तरह 7 3 बार है तो 7 का क्यू हो गया और 7 का क्यू आपका 343 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132, एक ही गैर मानक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है और विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 6 वाले पृष्ठ पर के विपरीत पृष्ठ पर होगी। 6 के विपरीत, तो 3 4 होगा क्या, नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो 6 के नीचे आपका कौन सा होगा उसको देखना है। अब देखिए 3 4 इधर है और फिर अगर बात करें तो आपका 6 के उल्टा होना है ना, तो 6 के उल्टा आपका साथियों यहाँ पे क्रम बन रहा है, क्योंकि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 के बाद ऊपर 6 है, तो 3 के इधर आपका 6 हो जाएगा,
राइट साइड में। अब 6 के इधर आपका लाना है, ठीक है ना। तो 6 अगर इधर होगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसके नीचे है ना। तो 6 के ऊपरी 3 यहाँ है ना, तो 3 के पीछे तो या तो इधर 6 होगा, तो 6 इधर होगा तो आपका क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस प्रकार का जितना भी प्रश्न है वो बार बार प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो ईजी होते जाएगा, है ना, खुद से। आगे बढ़ते हैं। यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। दर्पण की बात कर रहा है। दर्पण में साथियों अपोजिट साइड से बनेगा, है ना, और उल्टा बनेगा। अब देखिए वाई ऐसे है ना, तो अब वाई कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं हो कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे टाइप का। तो ऐसा वाई सी में नहीं है, ए बी डी सही है। एफ जो है उल्टा हो जाएगा, है ना, एफ जो है आपका पलट जाएगा। तो शुरुआत जी से होगा ना, उल्टा पीछे की तरफ से मिरर में, तो जी इधर है तो उल्टा हो जाएगा। तो जी की कैसे, नीचे नहीं आ जाएगा, उल्टा होगा। तो जी आपका यह नीचे आ गया, तो यह तो ऐसे ही कट गया, यह भी आपका नीचे आ गया, है ना, तो यह आपका कट गया। अब देखिए उल्टा होने की बात कर रहा है साथियों, उल्टा। तो उल्टा कहाँ हो रहा है, आपका इस दोनों में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ए का नंबर आ रहा है, तो ए आपका उल्टा हो जा रहा है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, यही वाला सेम टू सेम हो जाएगा, तो ए रहेगा। अब डी को आप कट कर दीजिए, तो आपका एकमात्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 4 की बात करें तो 4 भी उल्टा हो जाएगा, है ना, तो बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में वेनस को यह लिखा जाता है। तो भी का 22 होता है, एक ऐड कर दिया 23 कर दिया, ई का 5 होता है, एक बढ़ा के 6 लिख दिया, एन का 14 होता है, एक बढ़ा के 15 कर दिया। तो उसी कूट भाषा में ई का 5 होता है तो क्या कर दिया 6, ए का 1 होता है तो 2, आर का 18 होता है तो 19, टी का 20 होता है तो 21 और एच का 8 होता है तो 9, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इस प्रकार का आंसर आपका कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, सहमति का संबंध संघर्ष से है ना, तो प्रतिरोध का संबंध क्या चीज़ से होगा, उल्टा हो जाएगा, स्वीकारता से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। 3 और 15, फिर 30, फिर 46, फिर 75, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो यह एक सीरीज है साथियों, ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा। 3, 15, 30, 46, 75, है ना, 75, फिर आपका 115, 75 के बाद 115, है ना, 75 के बाद आपका 115 होगा, फिर आपका 186 होगा, 186 होगा, फिर 186 के बाद आपका 286 होगा, है ना, 286 होगा। देखिए प्रश्न को देख लीजिए, 286 होगा। तो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा अगला। अब देखिए यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 16 का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे 15 है और उससे पहले 3 और 15 के बीच में 12 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे 15 में से 6 गया 9, है ना, और 6 में से 4 गया 2, 29 का डिफरेंस है। इस तरीके से आप डिफरेंस निकालते जाएंगे तो यहाँ आपका साथियों 40 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे आपका 71 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 100 का है, और आगे देखते जाएंगे एज इट इज़ ऐसे ही। फिर 12 और 15 के बीच की अगर बात करें तो 3 का है। फिर आपका 1 का डिफरेंस है ना। 16 और 29 के बीच में 13 का डिफरेंस है, और 29 और 40 के बीच में 11 का है। 40 और 71 के बीच में आपका 31 का है, और 71 और 100 के बीच में आपका अगर बात करें तो 29 का है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सॉल्व करें 3 और 1 के बीच में, है ना, तो -2, 1 और 13 के बीच में +12, फिर 13 और 11 के बीच में -2, और फिर 11 और 31 की अगर बात में करें तो +20, ठीक है। तो +20 हो गया, तो फिर 31 और 29 में -2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 + 12, है ना, -2 + 20, है ना, तो 8 बढ़ रहा है। फिर -2 तो प्लस क्या होगा, 28 होगा। तो 29 में अगर आप 28 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 8 17, 2 2 4 1 5, 57। फिर 57 में 100 को ऐड करेंगे इस वाले को, तो 157 आ जाएगा। फिर 157 में 286 को ऐड करना है ना। 7 6 13, 8 5 13, 1 14, 2 1 3 1 4, तो 443 आ रहा है ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जिसका दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अब देखिए
क्या कह रहा है कि लेटर्स मिला के क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। उसी तरीके साथियों बिट्स का यूज करके साथियों क्या बनेगा, नेकलेस बनेगा। जैसे यानी गहना में जो गोल गोल होता है ना, ठीक है ना, उसको क्या होता है, मनका होता है, और मनका से नेकलेस बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि यू भी का भाई है ना, यू जो है वह भी का भाई है, यू डब्लू की बहन है, भी यू का भाई है, भी भाई है यू का, ठीक है, यू डब्लू की बहन है, तो यू जो है माइनस में हो जाएगा, यू डब्लू की बहन है, और एक्स यू का पति है, यू का पति जो है एक्स यू का पति है, तो यहाँ भी डब्लू को कर लेते हैं, और एक्स जो है यू का पति हो जाता है। ठीक है, तो यू का भी से क्या संबंध होगा, यू का, यह यू हो गया, तो यू का भी से क्या संबंध होगा, यू भी का क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी ना। 138 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजी प्रश्न था। प्रश्न संख्या 139 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दी गई श्रेणी को पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे 6 है, फिर 44 है, फिर 9 है, फिर 42 है, तो 6 में 3 ऐड हुआ तो 9, फिर 9 में 3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान पर, यानी कि दाएं सिरे से इसका स्थान 16वां है, जबकि अरुणा बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है, बाएं से अरुणा, ठीक है, 16वें स्थान पर, जबकि अरुणा बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। तो अशोक और अरुणा के बीच कितने विद्यार्थी होंगे, तो सबसे पहले किसी एक का लेफ्ट का राइट में चेंज कर देंगे। तो मान लेते हैं क्या है साथियों कि यहाँ पे अशोक दाएं से, यहाँ पे अशोक है, ठीक है, अशोक क्या है दाएं सिरे से 16वें है, तो बाएं से कितना होगा 30 माइनस 16, अब +1 कर देंगे, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14 + 1, तो दाएं सिरे से यह कितना हो जाएगा 15वें स्थान पर हो जाएगा, ठीक है ना, और यह कितना 19वें स्थान पर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच साथियों कुल कितने लोग होंगे। अब इस तरीके से इसका अशोक का साथियों दाएं सिरे से है ना, पहले क्या था इसका, पहले इसका जो था दाएं सिरे से था, अब बाएं सिरे से यह 15वां हो जाएगा और अरुणा का 19वां हो जाएगा। तो 15 और 15 का देखिए 16, 17, 18, 19 है ना, तो यहाँ पे अरुणा है और यहाँ पे अशोक है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 है ना, तो इसके बीच में कुल कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे, ठीक है। 19 में से अगर आप 15 को आप घटाते हैं तो 4 आता है, और उसमें से आपको 1 को घटाना है, चूँकि 1 दोबारा काउंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिनके शब्दों में वही संबंध है जो कि दिए गए शब्द युग में है। तो वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग में 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद पंचभुज बनता है, ठीक है। तो अगर बात करें त्रिज्या की, ठीक है, तो त्रिज्या परिमाप संबंध नहीं है। यहाँ पे क्या है त्रिभुज, यानी कि 3 भुजा होता है, तो क्या होगा चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है कि कुछ सीमेंट ईंट है, ठीक है, तो कुछ सीमेंट यानी कि C4 सीमेंट और कुछ सीमेंट क्या है ईंट है, हिंदी भी लिख देते हैं समझाने के लिए, ब्रिक्स भी लिख सकते हैं, तो सीमेंट और ईंट इजीली समझ में आएगा। और सभी ईंट यानी कि जितने के जितने ईंट हैं साथियों वह क्या है आपके बालू है, ठीक है। अब क्या कर रहा है सभी सीमेंट पत्थर है, और इस वाले स्टेटमेंट में कह रहा है कि सभी सीमेंट पत्थर है, यानी कि जितना का जितना ही सीमेंट है वह सब क्या है पत्थर है, सब पत्थर है। तो अब देखिए निष्कर्ष को पढ़ते हैं, कुछ पत्थर ईंट है, तो पत्थर यहाँ पे ईंट यहाँ है, तो कुछ इसका पार्ट इसके साथ संलग्न है, तो कुछ पत्थर ईंट है, सही है। कुछ बालू सीमेंट है, बालू यहाँ है और कुछ बालू ईंट है ना, और ईंट और सीमेंट का संबंध है, तो कुछ बालू क्या हो जाएगा सीमेंट हो जाएगा। फिर कुछ सीमेंट पत्थर है, तो सीमेंट आपका यहाँ है, पत्थर इसके साथ है। अब यहाँ पे क्या करें सभी सीमेंट पत्थर है, तो सभी कुछ सीमेंट पत्थर रहता तो गलत है ना, लेकिन सभी सीमेंट पत्थर है, कुछ सीमेंट पत्थर है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा। क्या कहेगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, तो 10 अप्रैल 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसमें क्या करते हैं, लीप ईयर में आप जानते हैं कि 28 की जगह 29 दिन हो जाता है फरवरी में, तो आप ऐड करके काउंट करिएगा, ठीक है, और तब उसको डिवाइड करेंगे। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। बुधवार इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 में कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसको एक कागज़ को मोड़ना है और काटने का तरीका दर्शाया गया है, इस तरीके से उसको कट करना है, और जब वो खुलेगा तो कैसा दिखाई देगा। तो जब यह एक पार्ट खुला तो दूसरा पार्ट खुलेगा, तो इसका भी मुख जो है साथियों नीचे की तरफ होगा। जैसे इस तरह में ऊपर की तरफ है ना, तो यह आपका नीचे की तरफ होगा, ऐसा वाला। तो ऐसा वाला नीचे की तरफ वाला में अगर बात करेंगे तो यह ऊपर की तरफ है, ऊपर वाला पार्ट ऊपर, वह भी नीचे की तरफ होगा ना, ऐसे पलटेगा, ऊपर की तरफ पलटेगा, तो ये नीचे की तरफ होगा, ये तो गलत हो जाएगा। और इसमें दोनों तरफ है ना, दोनों नीचे होगा, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों साथियों क्या होगा, नीचे होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, डी भी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 145 क्या कह रहा है कि निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा। अब देखिए 5 और 4 कितना है, 9, और बात करें 14 6 20। अब देखिए 4 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 20। 20 में से 6 को अगर घटाते हैं, 4 गुने 5 करेंगे और -6 को, इस 6 को घटाएंगे, तो 20 - 6 कितना होता है, 14 होता है। तो फिर क्या करना है, 5 चौका 20, 20 में से 4 घटाना है तो 16 हो जाएगा। उसी तरीके से 6 चौका 24, और 24 में से अगर आप 5 घटाते हैं तो आपका क्या आता है, 19 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 146। 146 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पी टी से लंबा है, तो पी लंबा हो गया टी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू एस से लंबा है, क्यू एस से लंबा है ना। यू आर से लंबा है, यू आर से लंबा है। एस पी से लंबा है, तो एस किससे लंबा है, पी से लंबा है। और टी यू से लंबा है, टी लंबा है किससे, यू से लंबा है। इनमें से कौन सबसे छोटा है, और यू से बड़ा कौन हो गया, आर, यू से बड़ा आर हो गया, तो यू आर वाला ख़त्म हो गया। क्यू एस पी। अब देखिए पी की अगर बात करें तो क्यू कहाँ पे आ गया, क्यू बड़ा है एस से, है ना, और एस बड़ा है पी से, तो पी से बड़ा आपका कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, और एस से बड़ा आपका कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है इनमें कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा आपका आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 147 कह रहा है कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा कथन में अंतर्निहित है। लता ने अपने पति से कहा, मैं पार्टी में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूँ, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया है। तो लता को पार्टियों में जाना पसंद नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो यह तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, यह इसको फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरे नंबर में बात करें कि वो अपने पुराने मित्रों के साथ बीते वक्त के सभी क्षणों को याद कर रही है, उसको मिलने का इच्छा हो रहा है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही एकमात्र सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 148 में कह रहा है कि किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए। दर्पण छवि की अगर बात करेंगे तो दर्पण छवि में क्या होगा, जस्ट जो है उसके नीचे हो जाएगा और वो रिवर्स में। अब देखिए एच की अगर बात करते हैं तो एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, तो सेम टू सेम वैसा ही रह जाएगा। एच अगर उल्टा होता है फिर भी तो ऐसा ही रह जाएगा पलट के। फिर इसके बाद क्या आता है, ई का नंबर आएगा, है ना, दर्पण छवि की हम बात कर रहे हैं। तो जब रिवर्स होगा तो ई यहाँ जो है यह ऊपर वाला यह पार्ट ऊपर उठ के चला जाएगा, फिर भी तो यह ई ही रह जाएगा, तो यानी कि यह सही है। यह आपका उल्टा हो जाएगा, पलटेगा, दर्पण में उल्टा रिवर्स होता है, तो ए नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो यह आपका सही है। ए नंबर गलत हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा, और डी नंबर भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एल आपका पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 में क्या कह रहा है कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन करना है। तो पारदर्शी का मतलब होता है आर पार दिखाई देना, साफ होना, क्लियर। पारभासी भी वही है, साफ भी वही है, लेकिन अपारदर्शी का मतलब होता है जो उस पार दिखाई नहीं दे सकता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस सेट का मैथ के लिए, मैथ और रीजनिंग का जो है सेट नंबर 3 का
यह अंतिम प्रश्न हो जाएगा। तो दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो सबसे पहले सेपरेटली काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 यहाँ हो गया, एक यह 14 हो गया, फिर यहाँ पे 15 हो गया, 16 हो गया और एक 17 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया होगा। इस तरीके से हमने सेट नंबर 3 के सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व किया है। अब इसके ऊपर एक और पार्ट रिलीज किया जाएगा, ठीक है। उस पार्ट में सेट नंबर 3 का पार्ट 2 बनेगा, है ना, पार्ट 2 बनेगा, जिसमें जीके, जीएस और करंट के प्रश्न शामिल होंगे, ठीक है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, चैनल पर जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।